Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 29 मई की करंट अफेयर्स क्या है। पहला सवाल, आरोग्य सेतु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप रीचिंग ओवर 11 करोड़ एंड 40 लाख पीपल इन जस्ट 40 डेज। ये ऐप कितने भाषाओं में अवेलेबल है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 9, बी 10, सी 11, डी 12 या फिर ई 13 भाषाओं में। ओके, सो द आंसर इज डी 12 भाषाओं में आरोग्य सेतु ऐप अवेलेबल है। इसका जो एक अर्लियर वर्जन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था उसका नाम था कोरोना कवच। ओके, कोरोना कवच इसका अर्लियर एक वर्जन था और आरोग्य सेतु इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कोरोना कवच। ये जो वर्जन है कोरोना कवच का ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और अब जो अवेलेबल है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका नाम है आरोग्य सेतु। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो अलग अलग ऐप्स लॉन्च किए ही हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हिसाब से, बट ये सेंट्रल यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। ओके, तो चलिए जानते हैं ये ऐप कब लॉन्च हुआ था। ये ऐप लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल को। ओके, और उसके बाद अब तक यानी कि 40 डेज में इट हैज़ रीच 11 करोड़ एंड 40 लाख पीपल। तो ये हाईएस्ट यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। मूविंग ऑन, मैं आपको बता दूं ये एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स दोनों में सपोर्ट करता है। ये बेसिकली काम करता है विथ ब्लूटूथ एंड जीपीएस से ये ट्रैक करेगी आपकी लोकेशन और आपको बताएगी कि अगर आप किसी रेड जोन, ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में हैं या फिर कंटेनमेंट जोन के कितने रेडियस में हैं और आप कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से कितनी दूरी पर है। तो जीपीएस का वो काम है और ब्लूटूथ जो है वो काम ऐसे करता है कि वो बताएगा कि इफ़ यू हैव बीन नियर अ कोरोना पॉजिटिव पर्सन, मतलब इसमें 6 फीट के अंदर अगर आप किसी के आजू बाजू आते हैं हु इज़ कोविड इन्फेक्टेड तो ये ऐप आपको बता देगा। सो ये 2 मीडियम्स में काम करता है, विद ब्लूटूथ एंड जीपीएस आपका ये यूज़ करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल, कितनी पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द सेबी ऑन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर डिले इन मेकिंग टाइमली डिस्क्लोजर्स अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 2 लाख रुपए, बी 5 लाख रुपए, सी 7 लाख रुपए, डी 9 लाख रुपए या फिर ई 12 लाख रुपए। ओके, सो द आंसर इज सी 7 लाख रुपए। यस, ये एक पेनल्टी सेबी ने इम्पोज की है ऑन दी NHAI क्योंकि उन्होंने जो अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो काफ़ी उसमें डिले किया था डिस्क्लोज करने में। ये फाइन उन्होंने 26 मई को इम्पोज किया है आफ्टर एग्जामिनेशन उन्होंने कंडक्ट की है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से 2018-19 तक उन्होंने NHAI के मैटर में ये एक एग्जामिनेशन इम्पोज किए फॉर ऑल दीज ईयर्स और उसके बाद उन्होंने 26 मई को 7 लाख का इम्पोज किया है पेनल्टी। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट सेबी के बारे में। जो सेबी का हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई में। सेबी वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑन 12 अप्रैल 1992 और उनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अजय त्यागी। तो चलिए थोड़े और सेबी की हिस्ट्री में जानते हैं। बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस जो कंट्रोल होता था, जो मार्केट रेगुलेटर था उसे कहा जाता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़। ओके, आप सभी जानते हैं कि सेबी इंडिया में एक्चुअली रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट को और इसके जो रीजनल ऑफिसेज है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद। बिकॉज मुंबई में तो उनके हेडक्वार्टर्स ऑलरेडी है, तो ये 4 शहरों में उनके रीजनल ऑफिसेज हैं और जो सेबी हैं उसे उनके मेंबर्स मैनेज करते हैं। 9 मेंबर्स पर आधारित है सेबी और उनमें से एक चेयरमैन है। ओके, 5 तो जो केंद्रीय सरकार है वो सिलेक्ट करती है। एक मेंबर होता है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री
और जो चेयरमैन होता है वो केंद्रीय सरकार नॉमिनेट करती है। तो टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 3 एटलीस्ट होल टाइम डायरेक्टर्स रहेंगे। ओके, चेयरमैन को लेके 9 मेंबर्स रहते हैं। सो दिस इज द वर्क ऑफ सेबी, वो रेगुलेट करता रहेगा सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 187 मिलियन US$ का एक लोन साइन किया है फॉर स्टेट रोड्स इम्प्रूवमेंट। वो किस राज्य के लिए है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वेस्ट बंगाल, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़ या फिर ई कर्नाटका। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी कर्नाटका। कर्नाटका के लिए एडीबी ने लोन सैंक्शन किए हैं ऑफ $177 मिलियन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए जानते हैं कि क्यों ये लोन एडीबी ने दिया है। 28 मई को ये लोन साइन हुआ है बिटवीन एडीबी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने जो अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र की उसे अपग्रेड करने के लिए ये लोन दिया है। 450 किलोमीटर जो स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं इन सबको कवर करेगी, इन सब के अपग्रेडेशन के लिए दिया है। आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो एशियन रीजन्स में है उन एरियाज़ का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव वगैरह करने के लिए ये बैंक लोन सैंक्शन करती है अपने मेंबर्स को। इंडिया इज़ वन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो महाराष्ट्र के लिए ये दिया गया है 177 मिलियन US$ का लोन, जिसमें 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कवर होंगे और 11 स्टेट हाईवेज कवर होंगे, जिसकी कंबाइंड लेंथ होगी 450 किलोमीटर। और इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी टुवर्ड्स द नेशनल हाईवेज, इंटरस्टेट रोड्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे हब्स, हेडक्वार्टर्स, इंडस्ट्रियल एरियाज। मतलब ओवरऑल ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी आपस में जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं एडीबी ने अलग अलग सेक्टर्स में लोन 2020 में और भी दिए हैं। तो वो कौन कौन से लोन उन्होंने कितने कितने राशि के दिए हैं। ओके, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो 346 मिलियन का उन्होंने दिया है इन कनेक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। मतलब वहाँ की इरिगेशन वगैरह फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए 346 मिलियन US$ का लोन ऑलरेडी एडीबी ने सैंक्शन किया था। $1.5 बिलियन का लोन उन्होंने दिया था ताकि कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ा जा सके, उसके लिए एडीबी ने सैंक्शन किया था। और 100 मिलियन US$ का उन्होंने सैंक्शन किया था ताकि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को उन्होंने दिया था ताकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इम्प्रूव हो सके थ्रू द गवर्नमेंट प्रमोटेड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। इस फंड्स के तहत उन्होंने दिया था ताकि ओवरऑल इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव किया जा सके। ओके, मैं आपको बता दूं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1996। 19th एग्जैक्ट डेट है 19 दिसंबर 1996 को इट वाज फाउंडेड। और इसके हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। मैं आपको बता दूं कि जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब इसके 31 मेंबर्स थे और अब बढ़कर 68 मेंबर्स हो गए हैं। ओके, इंडिया 1966 से इंडिया 1966 से इसका मेंबर रह चुका है। ओके, सॉरी, आई थिंक ये क्लियर नहीं, वापस देते हो। 19 दिसंबर 1966 में इट वाज फाउंडेड। सत्ताईस मई को साई इंगवेन ने शपथ ली है एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान फॉर द सेकेंड टर्म। ये जो पूरा एंटायर समारोह है ये अटेंड किया गया था बाय 2 बीजेपी MP मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ने एक वर्चुअल सेरेमनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड की थी। मैं आपको बता दूं कि ताइवान ने काफ़ी अच्छे से कोरोना वायरस के संक्रमण को कंट्रोल कर लिया था इवन आफ्टर बीइंग सो क्लोज टू चाइना।
तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट ताइवान। ताइवान का जो कैपिटल है उसका नाम है ताइपेई, और उसकी जो करेंसी है उसका नाम है ताइवान डॉलर। तो चलिए बात करते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में ये जो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, वो कब से हैं। ओके, ये जो उनके राष्ट्रपति है साई इंगवेन, ये उनका फोटोग्राफ है, मैं आपको बताती हूँ। चाइना है, उसे कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ताइवान है उसे कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये लड़ाई उनकी शुरू हुई फ्रॉम 1945, जब जापान हार गया था ताइवान को, उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया था, तब ये इश्यूज स्टार्ट हुए। मैं आपको बता रही हूँ, चाइना और ताइवान के बीच में एक सिविल वॉर चल रहा था काफ़ी लंबे टाइम तक। अराउंड 1949 एक सिविल वॉर में था चाइना। ये दो देश थे, बिकॉज चाइना यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाहता था कि ताइवान चाइना के साथ मर्ज हो जाए और पूरी एक कंट्री हो जाए, लेकिन ताइवान नहीं चाहती थी चाइना के साथ मर्ज होना, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहती है। इसीलिए कई साल से बहुत सारे एस्केलेटेड टेंशन है चाइना और ताइवान के बीच में। चाइना अपना हक जमाती है, वो मानती है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बट ताइवान ये नहीं मानती। इट डज नॉट वांट टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। तो इसी को लेके बात बात पे विवाद होते रहते हैं। मतलब 2018 में चाइना ने तो जो ताइवान के जो बॉर्डर है उसके पास मिलिट्री एक्सरसाइजेस चालू कर दी थी, ताकि ताइवान पे ये प्रेशर पड़े कि वो इंडिपेंडेंट ना हो और चाइना के साथ मर्ज हो जाए। तो ये सब फ्रॉम टाइम टू टाइम होते रहता है। चाइना ने, सिर्फ चाइना के कहने पे WHO ने आज तक ताइवान को मेंबरशिप नहीं दी है। सो आप समझ सकते हैं चाइना का इन्फ्लुएंस ऑन दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल्सो कि वो ताइवान को कितना परेशान कर सकती है, उसे इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहती है वो, और इसीलिए वो कितने प्रयास कर रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो ये हिस्ट्री है चाइना और ताइवान की। मतलब मैंने ब्रीफ में आपको बताया है, डिटेल्स में तो बहुत लंबा है कि कब से कम्युनिस्ट पार्टी का प्रॉब्लम था और बहुत कुछ डिटेल्स हैं, बट ब्रीफ में यही है कि चाइना और ताइवान के बीच में ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके, मूविंग ऑन टू आवर 5th क्वेश्चन। SP ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जो GDP ग्रोथ है उसे कम करके कितने प्रतिशत तक किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। 5 ऑप्शन है हमारे पास। A -3.8%, B -1.1%, C -5%, D -2.6%, या फिर E -4.1%। सो द आंसर इज C -5% तक उन्होंने फोरकास्ट किया है भारत की GDP। मैं आपको बता दूं कि कल ही हमने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि फिच और क्रिसिल ने भी प्रोजेक्ट किया है कि भारत की GDP माइनस में चली जाएगी टू -5%, ओके, फॉर द इंडियन इकोनॉमी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। ये सब मेनली कोविड-19 के कारण हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लॉकडाउन इम्पोज किया हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बैडली हिट की है, पैरालाइज हो चुकी, क्रिपल कर रही है इकोनॉमी। तो इसीलिए उन्होंने 28 मई को फोरकास्ट किया है कि 5% यानी कि -5% तक चली जाएगी हमारी GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21। ओके, तो चलिए बात करते हैं बाकी सारी ये जो इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है 4%, यूनाइटेड नेशंस ने किया है 1.2%, IMF ने किया है 1.9%, जो SBI है उन्होंने किया है -6.8%, मूडीज है उन्होंने किया है 0%, ICRA ने किया है 5%, और वर्ल्ड बैंक ने किया है 1.5 to 2.8%। तो ये सब कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने फोरकास्ट किया है, लेकिन फिच, क्रिसिल और SP ग्लोबल रेटिंग्स ने किया है -5, मतलब नेगेटिव में -5%। ओके, मूविंग ऑन टू आवर 6th क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, विच
online platform has signed a memorandum of understanding with the Karnataka State Mango Department and Marketing Corporation to help mango farmers sell their fresh produce online? 5 ऑप्शन है हमारे पास. A फ्लिपकार्ट, B पेटीएम, C ईबे, D अमेजोन या फिर E वॉलमार्ट. सो द आंसर इज A फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट और मार्केटिंग कॉरपोरेशन के साथ कि जो फार्मर्स हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वो अब ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के थ्रू अपने मैंगोज़ को सेल कर सकते हैं. ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये 26 मई को साइन हुआ है बाय बोथ द पार्टीज़. इससे बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा. लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग बाज़ार में नहीं निकल पा रहे, मैंगोज़ वगैरह खरीदने नहीं, कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीद नहीं पा रहे. तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये सीजनल फ्रूट है मैंगो, और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसीलिए उन्होंने साइन अप किया है विथ फ्लिपकार्ट. अब इससे इसके बहुत फ़ायदे होंगे. जो किसान हैं उनको बहुत बड़ा अब कस्टमर बेस मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा लोगों तक मैंगोज़ पहुंचा सकेंगे, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत वैरायटी के मैंगोज़ मिल पाएंगे इस सीज़न में, जैसे कि बेलगांव, बेंगलुरु अर्बन, कोलर, हवेरी, हुबाली, धरवड़. ओके, तो ये बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें मैंगोज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 7वां क्वेश्चन. किस कंपनी ने एक शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है टू एक्वायर 100% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड? 5 ऑप्शन है हमारे पास. A ITC लिमिटेड, B डाबर, C हिंदुस्तान यूनिलीवर, D ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन या फिर E प्रॉक्टर एंड गैम्बल. सो द आंसर इज A ITC लिमिटेड. उन्होंने साइन किया है एक एक शेयर परचेज अग्रीमेंट विद द सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कि वो उनके 100% इक्विटी शेयर कैपिटल को एक्वायर करेगी. इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद, जो 23 मई को उन्होंने साइन किया है, इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद BSE और NSE में जो ITC लिमिटेड है उसका जो शेयर प्राइस है, इट इंक्रीज बाय 4.6%. तो आप समझ सकते हैं इस डील से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है. ओके, जो सनराइज है बेसिकली ये स्पाइसेस में डील करती है. 70 साल पुरानी कंपनी और इनका काफ़ी अच्छा होल्ड है इन द ईस्टर्न इंडिया. अब 70 सालों में इन्होंने काफ़ी एक लॉयल कस्टमर बेस रेडी कर लिया है, और काफ़ी सारे डिफरेंट स्पाइसेस में ये डील करती हैं, और अलग अलग रीजन्स में, हर रीजन के हिसाब से जो स्पाइसेस है, जो कुछ रीजन्स में स्पेसिफिक है, उनमें भी ये डील करती है. कस्टमर के प्रेफरेंसेस वगैरह को ध्यान में रखने के लिए ये जानी जाती है सनराइज, ये जो कंपनी है. तो ये काफ़ी अच्छा, मैं आपको बोल सकती हूँ, एक कॉम्बिनेशन, बिकॉज ITC लिमिटेड फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी टू काफ़ी चीज़ों में ITC डील करती है. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, moving on to the 8th question for the day. Which of the following company has acquired Etergo to launch electric two-wheeler in 2021? Okay, 5 ऑप्शन है हमारे पास. A हीरो इलेक्ट्रिक, B ओला इलेक्ट्रिक, C सन मोबिलिटी, D एथर एनर्जी या फिर E महिंद्रा इलेक्ट्रिक. सो द आंसर इज B ओला इलेक्ट्रिक. ओला इलेक्ट्रिक ने अर्टिगो को एक्वायर किया है ऑन 27 मई. ओके, ये एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है एटर्गो BV, जिन्होंने ऐप स्कूटर नाम का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था. अवार्ड, इस ऐप स्कूटर के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं. ओके, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो बहुत जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह हो रहा है. तो इसके लिए जो कमिंग टाइम है दैट विल बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक. जैसे कि हम काफ़ी कुछ देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइसिकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर, काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है विच विल यूज, जो चार्जिंग से चलेगा. तो ओला इलेक्ट्रिक ने
एक्वायर इसीलिए एक्वायर किया है अर्टिगो को, ताकि वो इस फील्ड में आ सके। ये जो उनका ये जो ये कितने पैसों के लिए ये डील साइन हुई थी वो एग्जैक्टली दोनों कंपनीज ने नहीं डिस्क्लोज की, बट अगर आप सूत्रों की माने तो 1800 से लगभग 2000 करोड़ के बीच में ये डील साइन हुई है। ओके, विथ दिस ओला इलेक्ट्रिक जंप करना चाहती है इनटू द टू व्हीलर मार्केट बोथ ग्लोबली एंड नेशनली। वो नए नए प्रोस्पेक्ट्स खोज रही है कि जो टू व्हीलर अगर वो इंडिया में लॉन्च करेगी तो उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए होगी, मोर विथ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस, कि कहीं व्हीकल बीच में बंद नहीं पड़ जाए। तो ये सब वो बीच बीच में अपने पायलट प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, ताकि वंस दे लॉन्च इट ऑन अ फुल स्केल, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओला आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी ऑलरेडी है, काफ़ी फेमस है अपने कैब्स वगैरह के लिए, काफ़ी हाई रेपुटेशन है, तो उस रेपुटेशन को वो नहीं स्पॉइल कर पाए, इसीलिए उन्होंने अपने पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं अक्रॉस वेरियस सिटीज़, ताकि वंस दे एम्प्लॉय दिस टू व्हीलर्स इन द मार्केट, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। Who has been selected as the chairman and MD of the Oriental Insurance Company by the Banks Board Bureau? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए SN राजेश्वरी, बी अजय महाजन, सी देवांग मेहता, डी अजीत कुमार मोहंती, या फिर ई UB प्रवीण राव। सो द आंसर इज ए SN राजेश्वरी has been selected as the चेयरमैन एंड MD ऑफ द दिल्ली बेस्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। 27 मई को SN राजेश्वरी, जो पहले रह चुके हैं जनरल मैनेजर ऑफ द न्यू इंडिया एश्योरेंस को, उनको बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने सिलेक्ट किया है एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ द दिल्ली बेस्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये मूव के बाद शायद लगता है कि 2018 में जब अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था ऑफ द मर्जर ऑफ द OIC, NIC एंड द यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस। लगता है वो प्लान अब होल्ड पे है, बिकॉज चेयरमैन एंड MD हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे जो पहले वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी ने, उन्हें वो चाहते थे कि ये तीनों जो इंश्योरेंस कंपनीज है, ये तीनों मर्ज हो जाए और इंडिया में एक ही इंश्योरेंस कंपनी रहे, लाइक द लार्जेस्ट। और वो चाहते थे कि इसे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट किया जाए आफ्टर दे 3 मर्ज टुगेदर। बट कोई कारण कुछ कारणों के कारण ये नहीं हो पाया था, तो लग रहा है ये अभी नियर फ्यूचर में भी होने के चांसेस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये 3 कंपनीज आपस में मर्ज होती तो इनकी वैल्यूएशन होती अराउंड 1.5 लाख करोड़, ये 3 कंपनीज की। इसकी वैल्यूएशन EY ने की थी। इन तीनों की जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 होना चाहिए था एवरेज, बट वो फॉल कर गया था इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 फॉल कर गया था, जिसके लिए जो अभी निर्मला सीतारमन है, जो हमारी अभी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 6950 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज करने का भी निर्णय लिया था इन दीज 3 कंपनीज। ओके, मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए रेफल ग्रॉसी, बी अश्विन स्टेनर, सी मार्कोस प्रेडो ट्रॉयजो, डी हेनरिटा H. फोरे, या फिर ई मुखीसा क्यूती। ओके, सो द आंसर इज सी मार्कोस प्रेडो ट्रॉयजो हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। मैं आपको बता दूं, तो चलिए पहले इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। मार्कोस प्रेडो ट्रॉयजो पहले रह चुके हैं डेप्यूटी इकोनॉमी मिनिस्टर ऑफ ब्राजील, और वो जिनकी जगह पे आएंगे उनका नाम है केवी कामत। ओके, केवी कामत इज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, बट अब उनको सक्सीड करेंगे मार्कोस प्रेडो ट्रॉयजो। ओके, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये सेटअप किया था ब्रिक्स ने। ब्रिक्स इज अ 5 नेशंस ने मिलकर इसे फाउंड किया था, जिसका नाम है, जिन नेशंस का नाम मैं आपको बता रही हूँ, ब्राजील,
रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने फाउंड किया था ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। जो जो रिसोर्सेज है, जो फाइनेंशियल हेल्प है, ये प्रोवाइड करेंगे टू ऑल दीज 5 नेशंस टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर एमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, बेसिकली जो ब्रिक्स नेशंस है, इन्होंने खुद के लिए फाउंड किया था ताकि उनको हेल्प हो सके, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको वर्ल्ड बैंक या दूसरे बैंक की तरफ नहीं जाना पड़े, ये बैंक सक्षम हो उनकी नीड्स को इमीडिएटली प्रोवाइड करने के लिए। ओके और जो वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं ऑफ द एनडीबी, उनका नाम है अनिल किशोरा। ओके वो पहले एसबीआई में थे, जो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, वो एसबीआई में उन्हें 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो चलिए एनडीबी के बारे में कुछ जानते हैं। एनडीबी का हेडक्वार्टर्स है शंघाई, चाइना में, और इट वाज फाउंडेड ऑन 15 जुलाई 2014। Moving on to the 11th question. Who has been appointed as the member of the Olympic Channel Commission by the International Olympic Committee? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए नरेंद्र बत्रा, बी नवीन अग्रवाल, सी प्रफुल्ल पटेल, डी संदीप प्रधान, या फिर ई राजीव मेहता। ओके द आंसर इज ए नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट, सॉरी इंडियन जो ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा, उन्हें अपॉइंट किया एज द मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी सम्मान की बात थी, इसीलिए उन्होंने एक लेटर भी लिखा है टू दी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है थॉमस बैश को, उन्होंने लेटर किया कि उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और वो अपनी बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं फॉर बीइंग सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। तो चलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में कुछ जानते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बैश, और इट वाज फाउंडेड ऑन 23 जून 1894 इन पेरिस, फ्रांस। तो काफ़ी पुराना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। पद्मश्री अवॉर्डी मुजतबा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए पॉलिटिशियन, बी सिंगर, सी राइटर, डी जर्नलिस्ट, या फिर ई क्लासिकल सिंगर। ओके सो द आंसर इज सी राइटर। यस ही वॉज अ रिनाउंड उर्दू राइटर जिनका 27 मई को कार्डियक अरेस्ट होने के कारण हैदराबाद में निधन हो गया है। उन्हें 2007 की साल में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनकी बहुत सारी फेमस जो राइटिंग्स है उसके बारे में चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अपने याद में, ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल सटायर भी थी, और बाकी राइटिंग्स हैं उर्दू के शहर, उर्दू के लोग, बेहार हॉल, सफ़र लख्त लख्त और मेरा कॉलम। तो ये उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स थी। ओके विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो आज की क्लास का PDF है विद एक्सप्लेनेशंस, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, यू प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। आपकी कोई क्वेरीज है आप डायरेक्टली पोस्ट कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ऑल्सो यहाँ पे आपको हमारे एग्जाम्स रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ रिलेटेड आपको PDF यहाँ पे रेगुलरली हम पोस्ट करते हैं, वो भी मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको इस चैनल पे ज़रूर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ऑल्सो हमने हाल ही में एक करंट अफेयर्स का ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। हम तो आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाते, बट उसके अलावा भी आपको करंट अफेयर्स, जो न्यूज़ है रेगुलरली क्या चल रहा है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपके लिए डेली एंड मंथली क्विजेस भी है, ताकि आप अपने नॉलेज को फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्ट कर सके।
और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको हर एक वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो आप इसको आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।